गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अक्टूबर 31, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूं। पहला जो दोस्तों टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। देखिए, इंडिया में जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया था। तो उसके बारे में तो लोग अच्छा खासा जानते हैं, तो आज आपको बताऊंगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं और थोड़ा सा उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करने की भी कोशिश यहाँ पे करेंगे। गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में छोटा सा आर्टिकल है, ये आपको पूरा बताऊंगा जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से। यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में सवाल आ चुका है, आगे भी बात इसमें थोड़ा हम लोग कर सकते हैं। सुपरस्टिशन को लेकर छोटा सा एक्सप्लेनेशन सेक्शन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हल्का फुल्का देख सकते हैं। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है अभी इंडिया के अंदर, वो क्या है, क्या उसका पूरा मामला है, थोड़ा बात कर सकते हैं। और भैया इंडिया ने एक बहुत ही जबरदस्त काम यहाँ पे किया है, मतलब आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में हमारी जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है, खासकर इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे एक कोलैबोरेशन हुआ है बेसिकली। तो क्या है वो पूरा मामला, इस आर्टिकल के थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। और उसके अलावा एक छोटा सा आर्टिकल एडिटोरियल है बेसिकली गवर्नर के बारे में, क्योंकि जिस तरह से केरला वगैरह में गवर्नर को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। बताऊंगा आपको गवर्नर की पावर्स क्या क्या होती हैं, गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर बेसिकली क्या क्या होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ एडिशनल आर्टिकल आज नहीं आपको यहाँ पे डाले गए हैं बिकॉज बहुत ही कम आर्टिकल आज द हिंदू न्यूज़पेपर में आए थे। लेकिन एक तो बताता चलूं कि सबने वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, इतना एफर्ट हम आपके लिए लेते हैं, थोड़ा सा एफर्ट एक सेकंड का आप भी ले सकते हो। बाकी कोई सजेशन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। बहुत बार मैं बता चुका हूं, दोबारा फिर से बता देता हूं कि ये जो डॉक्यूमेंट जो मैं देता हूं डेली आपको पीडीएफ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। क्लास के बाद इसको आप रिवीजन करोगे तो आपको रिवीजन करने में हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगेगा। रिवीजन कर लिया करो डेली बेसिस पे, काम खत्म किया करो फिर अगले दिन पे जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है सभी बच्चों ने। खैर, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी और ये काफी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट था हमारे कंट्री के, अगर हम लोग मॉडर्न इतिहास के बारे में बात करें तो ये 31 अक्टूबर 1984 को हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट कर दिया गया था इनके दो बॉडी गार्ड्स के द्वारा। और उसके पीछे की कहानी भी एक बहुत अलग कहानी है। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था अमृतसर में, जो गोल्डन टेम्पल होता है, राइट। गोल्डन टेम्पल के अंदर एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें एक पर्सन थे भिंडर वाले, जो ही इज अ डिक्लेयर्ड टेररिस्ट बिकॉज ही वाज डिमांडिंग फॉर द खालिस्तान। तो इसको रिमूव करने के लिए जो है वहां पे ऑपरेशन किया गया था, बिकॉज भिंडर वाले और उसके सपोर्टर्स हथियारों के साथ वो गोल्डन टेम्पल के अंदर बैठे हुए थे, छिपे हुए थे। बहुत सारी नेगोशिएशन करने के बावजूद भी वो लोग जो बाहर नहीं आए, सरेंडर नहीं किया, तो ये ऑपरेशन फिर जो है सरकार के द्वारा लिया गया। और इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और क्योंकि जो गोल्डन टेम्पल है वो सिखिज्म में सबसे बड़ी एक स्थान माना जाता है, सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, और उस तरह पे वहाँ पे क्लैशेस वगैरह हुए, वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। बट भिंडर वाले वो इतने सारे टेररिस्ट लोग अंदर बैठे हुए थे, तो वो सब उस समय की डिमांड के हिसाब से, उस समय की शायद मांग के हिसाब से वो ऑपरेशन किया गया। और उसके ही रिएक्शन में फिर इनके जो बॉडीगार्ड थे तो उनको असैसिनेट कर दिया गया 1984 के अंदर। फिर उसके बाद एंटी राइट सिख भी हुए। तो वो एक समय ऐसा था जो काफी टर्मोइल वाला समय था पूरे देश में और इवन खासकर पंजाब में। क्योंकि अगर इससे पहले अगर आप 1970s में देखो तो उस समय 1974-5 में जो है वो इमरजेंसी भी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। फिर इमरजेंसी के बाद अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में अकाली दल जो है वो सरकार बन गई थी, कांग्रेस की सरकार गिर गई थी पंजाब के अंदर। तो कहीं ना कहीं अकाली दल को अपोज करने के लिए, अकाली दल को वीक करने के लिए भिंडर वाले को प्रमोट किया गया था बाय इंदिरा गांधी एंड संजय गांधी। कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी आदमी को प्रमोट करते हो फिर वो आपके ही अगेंस्ट में हो जाता है, तो ऐसा ही हुआ था। तो भिंडर वाले को शुरुआत में पूरी सपोर्ट थी इंदिरा गांधी और इनके पुत्र संजय गांधी की, बट लेटर ऑन वही इनके अगेंस्ट में भी हो गए, वो बाकी सारी चीजें हुई। ये कहानी नहीं है कि हमारा इतिहास है, तो आपको ये पढ़ना चाहिए इसके बारे में बहुत अच्छे से क्या क्या हुआ। तो इंदिरा गांधी जी की असैसिनेट हुई थी बहुत अनफॉर्चुनेटली आज के दिन में। और ये जो आपको नजर आ रहा है साथ में वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भैया मिस्टर ट्रूडो, ठीक है। तो आज के समय में जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी ट्रूडो है, तो बेसिकली उनके फादर थे ये, ठीक है। आज के जो प्राइम मिनिस्टर है ना उनके फादर साहब थे,
और तब आप देख लीजिए, जो आप नेपोटिज्म की बात करते हो, डायनेस्टिक, अगर आप पॉलिटिक्स की बात करते हो तो हर जगह पे ही है, राइट। अमेरिका में भी चले जाइए, वहाँ पे भी है, कनाडा में तो है ही, फ्रांस में चले जाइए, वहाँ पे भी है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है हर जगह पे होती है। चाहे आप अपने आप को राजा महाराजा क्लेम करते हो, चाहे आप अपने आप को डेमोक्रेसी क्लेम करते हो। खैर, वो एक अलग डिस्कशन है, कभी बाद में बात करेंगे। आज का जो अगला आर्टिकल है, हमारा जो मेन आर्टिकल है वो भैया ये है कि अटेम्प्ट्स बीइंग मेड फॉर द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेज ममता। तो ममता बनर्जी ने ये कहा है कि जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है, मोदी जो गवर्नमेंट है, वो सारी पावर को अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रही है और वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिमूव करके इंडिया में एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आना चाहते हैं। मतलब इनके बयान से ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही खराब होती है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इंडिया में तो हम इसी को फॉलो करते हैं। बट ऐसा नहीं है, दोनों के प्रोज होते हैं, दोनों के कॉन्स होते हैं, वो आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। यूएसए के अंदर आप मान के चलिए कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इंडिया के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, थोड़ा बहुत आप पाकिस्तान वगैरह को भी कह सकते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो ये है पूरे का पूरा मामला, थोड़ा आपको बताता चलता कि होता ऐसा भी नहीं है कि प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में, अभी उन्होंने आरोप लगाए हैं, इंडिया में लीगल तौर से इंदिरा गांधी के समय पे भी एक कमेटी बनाई गई थी ये डिस्कस करने के लिए कि क्या हम लोग इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आ सकते हैं या नहीं लेके आ सकते। तो उस कमेटी ने उस समय रिकमेंड किया था कि फिलहाल इंडिया की जनता, पॉपुलेशन वो तैयार नहीं है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेके। कई बार इस तरह के प्रपोजल आ चुके हैं। एनीवेज, क्या होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपको बताता चलता हूं। बेसिकली जो यूएसए में फॉलो होता है, देखिए हमारे यहाँ पे क्या रहता है कि भाई जो वोटर होते हैं वो किसको चुनते हैं, वोटर अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो लगता है कि उनके बीच में से कौन उनको लीड कर सकता है, कौन उनका लीडर होगा, उस लीडर को प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। मतलब हम लोग डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नहीं चुनते हैं, हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फर्दर प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। अगर ये प्राइम मिनिस्टर कल को रिजाइन दे देते हैं तो वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये डिसाइड कर सकते हैं कि भैया कौन हमारा अगला लीडर होगा। समझ रहे हो, ये होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये नहीं होता। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप डायरेक्टली प्रेसिडेंट चुनते हो, ठीक है। तो एक तो थोड़ा सा फर्क ये होता है, हालांकि इसके अंदर हल्की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बट फिलहाल की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड होते हैं स्टेट के। हमारे यहाँ पे स्टेट का हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। वहां पे प्रेसिडेंट ही स्टेट के भी हेड होते हैं, गवर्नमेंट के भी हेड होते हैं। हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के हेड हैं, लेकिन स्टेट के हेड वो प्रेसिडेंट होते हैं। एक तो ये फर्क होता है। एक बहुत बड़ा जो फर्क होता है वो ये रहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जो ऑर्गन्स की बात करते हैं, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो यूएसए के अंदर फॉलो की जाती है उसमें तीनों कंप्लीटली सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तो फिर भी आप समझ लीजिए सेपरेट है, बट लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव वो सेपरेट नहीं है, क्योंकि जो लेजिस्लेचर्स होते हैं वही एग्जीक्यूटिव भी होते हैं और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वही लेजिस्लेचर भी होते हैं। तो ये फर्क होता है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। बेसिकली क्या है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं भैया लेजिस्लेचर को लेके। पार्लियामेंट में वो अकाउंटेबल होते हैं। अगर पार्लियामेंट में अगर ये प्रूफ हो जाता है कि भैया वो मेजोरिटी एंजॉय नहीं करते हैं तो उनको रिजाइन करना पड़ता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर आपको एक बार प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है तो भाई आप अकाउंटेबल नहीं हो कांग्रेस के लिए, पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल हो ही नहीं। आप 4 साल तक आराम से अपने पद पे मस्त एकदम रह सकते हो। हाँ, बहुत रेयर इंसिडेंट ऐसा होता है कि आपके खिलाफ इंपीचमेंट किया जा सकता है, बट आपको आपकी सीट से 4 साल के लिए, 5 साल के लिए कोई हिला नहीं सकता। यूएसए के अंदर ये सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये तो कुछ कुछ फर्क होते हैं दोनों की फॉर्म में। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं जो कि ममता बनर्जी ने भी बात किया है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो अकाउंटेबल नहीं होता, प्रेसिडेंट क्योंकि आंसरेबल नहीं होता है पार्लियामेंट को लेके, तो बहुत बार ऐसा देखा जा सकता है कि प्रेसिडेंट एक डिक्टेटर की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट उनको हटा नहीं सकती, इंडिपेंडेंट होते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है। इसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि अगर
A deadlock between executive and legislature is a distinct possibility. But होता क्या है, हमारे यहाँ पे क्या होता है प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, हमारे यहाँ पे ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि भाई लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कई बार इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन वहां पे इस तरह के इश्यूज क्रिएट नहीं हो सकते क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं लेजिस्लेचर के, ठीक है। इवन एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट को कांग्रेस में जाना अलाउड ही नहीं है, वो वहां पे जा ही नहीं सकते क्योंकि उसका पार्टी नहीं है, ठीक है। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि वहां की कांग्रेस के अंदर प्रेसिडेंट जाते नहीं है। हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर जाते हैं क्योंकि ही इज जस्ट एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको कभी भी रिमूव किया जा सकता है। ये बड़ी बात हो गई। इसका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर आप देखो तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि चेक्स और बैलेंस काफी कम होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल काफी रिजिड होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी तरह फ्लेक्सिबल नहीं होता है, बट ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे नुकसान होते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ बेनिफिट भी होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि स्टेबल गवर्नमेंट होती है, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता है। प्रेसिडेंट को कभी भी प्राइम मिनिस्टर को कभी भी हटाया जा सकता है, चीफ मिनिस्टर को कभी भी हटाया जा सकता है। हमारे यहाँ पर तो ऐसे भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो सिर्फ 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे हैं भैया, सिर्फ 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे थे, लेकिन वहां पे स्टेबिलिटी होती है गवर्नमेंट के अंदर। बहुत बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जैसे हमारे यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग होती है ना, एमपी को खरीद लिया गया, उनकी हेल्प से सरकार को गिरा दिया गया, जैसे महाराष्ट्र में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, सबको पता ही है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये सब नहीं होता है, स्टेबिलिटी रहती है। तो गवर्नमेंट की जब स्टेबिलिटी होती है तो जनता का ट्रस्ट भी बना रहता है, राइट। तो सरकार के ऊपर जो आरोप लगते हैं करप्शन वगैरह के, वो भी बहुत कम हो जाते हैं। सेपरेशन पावर होता है तो सब लोग अपनी तरीके से काम कर सकते हैं। एक मजेदार बात यहाँ पे ये है कि प्रेसिडेंट की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, मतलब उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो उनको अपनी मर्जी से चुन सकते हैं और वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में बहुत बार कोलिशन होता है, मजबूरियां होती हैं, तो ऐसे लोगों को मिनिस्टर बना दिया जाता है जिनको उसकी समझ ही नहीं होती है। आप ये मान के चले जैसे एजुकेशन मिनिस्टर को ऐसे पर्सन को बना दिया जिसके पास खुद कोई डिग्री नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर आपको ऐसे पर्सन को बना दिया जिसको हेल्थ का पता ही नहीं है ना, उसको कोई मेडिकल का एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो यहाँ पे इंडिया में क्या रहता है, इनकैपेबल लोगों को मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ये होता है इसका नुकसान प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। आज आपको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया, हफ्ते भर के बाद आपको इकोनॉमी आपको जो है फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया, हफ्ते भर के बाद आपका एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया, साल के बाद आपको जो है कोई और मिनिस्टर बना दिया गया। तो ये हमारे यहाँ पे चलता रहता है। वहां पे ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से एक्सपर्ट लोगों को अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर बैठा सकते हैं तो वो बेटर काम करते हैं। तो दोनों के अपने अपने नुकसान हैं, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी बहुत सारे आर्गुमेंट आप यहाँ पे दे सकते हो। अनक्वालिफाइड लेजिस्लेचर होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बात किया यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बहुत पावरफुल होते हैं, लेजिस्लेचर इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, क्योंकि सारा काम वही करते हैं। अपने मिनिस्टर्स को जो है व्हिप आज डायरेक्शन दे सकते हैं, और अगर वो डायरेक्शन को नहीं मानते हैं तो भैया उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। बेसिकली ये भी एक डिक्टेटरशिप ही हुआ ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। आपके जो मिनिस्टर हैं, आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको आपकी मर्जी से ही वोट करना पड़ता है भैया, किसी बिल के ऊपर खुद की मर्जी से वोट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ बेनिफिट भी है, कुछ नुकसान भी है। पर इंडिया में आप ये कह लीजिए हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इसलिए अपनाया है क्योंकि हम इससे काफी फेमिलियर हैं। ब्रिटिश के टाइम से ही हम इसको लोग यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा फेमिलियर नजर आता है। और इंडिया की जो पूरी पॉलिटिक्स है ना, वो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर टिकी हुई है। अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि ब्रिटिश का इतना गंदा एक्सपीरियंस था हमारा, ब्रिटिशर जो है वो हमारे लिए बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं थे। तो हमारे जो लीडर हुआ करते थे उस समय में, वो हमेशा यही कहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमारे लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। तो जब आज़ादी के बाद हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो अकाउंटेबिलिटी हम लोगों ने बहुत टॉप परफॉर्मेंस रखी है, मतलब टॉप प्रायोरिटी पे रखी है। अकाउंटेबल होना जरूरी है, जवाबदेही होनी चाहिए। अगर जवाबदेही नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो भाई वो अपने आप में ही बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डॉल्फिन्स रिटर्न टू गंगा इन उत्तर प्रदेश। तो डॉल्फिन जैसे उत्तर प्रदेश में जैसे ब्रिज घाट, नरोरा, कानपुर, मिर्जापुर, बनारस वगैरह में यहाँ पे कुछ डॉल्फिन्स को देखा गया है जो कि पिछले बहुत सालों से वहां पे नहीं थी। इसका एक रीजन ये माना जाता है कि क्योंकि गंगा साफ हो रही है, तो डॉल्फिन उसका एक विजिबल प्रूफ है। हालांकि ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये सिर्फ
पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा दी गई है। कोई नीति आयोग ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ने, IUCN ने, वर्ल्ड लाइफ WWF ने, उन्होंने नहीं कहा है। बट एनीवेज अगर ये स्टेटमेंट आई है तो वो इसी बेसिस पे आई है कि उनका कहना है कि भैया जो नमामि गंगे प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया था 2014 के अंदर, उसके थ्रू बहुत सारे स्टेप यहाँ पे लिए गए हैं और गंगा का पानी साफ हो रहा है, इसीलिए डॉल्फिन जो है वो गंगा में वापिस आ रही है। ऐसा नहीं कि गंगा में डॉल्फिन पहले नहीं थी, वो बिहार वगैरह में कुछ एरिया में देखी जाती थी, बट अभी वो यूपी के अंदर भी आ गई हैं। तो थोड़ा सा डॉल्फिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। डॉल्फिन जो दोस्तों एक एक्वेटिक जो है वो इकोसिस्टम का एनिमल है, और डॉल्फिन सॉल्ट वाटर में भी पाई जाती हैं, ब्रैकिश वाटर में भी पाई जाती हैं और फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर दोनों का मिक्सचर होता है। सॉल्ट वाटर तो कंप्लीटली जैसे ओशन वाटर हो गया है ना, वो पूरा सॉल्ट वाटर हो गया। फ्रेश वाटर तो इनोवेरिएबल फ्रेश वाटर हो गया। जब हम लोग गंगा डॉल्फिन की बात करते हैं तो वो फ्रेश वाटर डॉल्फिन होती हैं, वो सॉल्ट वाटर ब्रैकिश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकती। इंडिया के अंदर बेसिकली जो है 15 तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं डॉल्फिन की, ठीक है। उसके अलावा जैसे उड़ीसा के अंदर जो है इरावदी डॉल्फिन भी पाई जाती हैं, गंगेटिक डॉल्फिन तो हम लोगों ने बात कर लिया। उसके अलावा इंडस रिवर के अंदर भी डॉल्फिन पाई जाती हैं, जो यूजली पंजाब में जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, 5 ट्रिब्यूटरीज सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, उनके अंदर जो है वो पाई जाती हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ये हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, आप ये बताओगे कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल कब डिक्लेयर किया गया था, व्हाट वाज द ईयर जब इसको डिक्लेयर किया गया था। इंडिया के अंदर जो गंगेटिक डॉल्फिन होती हैं वो ब्लाइंड होती हैं, अंधी होती है भैया, वो देख नहीं सकती, ठीक है। तो इसको सुसु भी कहा जाता है, सुसु। तो आप कह रहे हो सर ये जब देख नहीं सकती तो फिर ये आप हंट कैसे करती हैं, खाती पीती कैसे हैं? इनके लिए जबरदस्त टेक्नोलॉजी है अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ती हैं, वो अल्ट्रासोनिक साउंड जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं, जिससे उनको ये पता चल जाता है कि आपके सामने क्या चीज है, ठीक है। तो देखने की जरूरत नहीं है भैया, नेचर का कमाल है, जबरदस्त तरीके से उन्होंने कर रखा है, ठीक है। और क्योंकि डॉल्फिन जो है वो बहुत सेंसिटिव होती हैं और बहुत फ्रेश वाटर के अंदर रहना पसंद करती हैं, तो अगर कहीं पे डॉल्फिन पाई जाती हैं फ्रेश वाटर तो इंडिकेट करती हैं कि वहां का पानी लगभग साफ है, तो इकोसिस्टम अच्छा है, ठीक है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णाफुली, संगूर रिवर सिस्टम नेपाल के अंदर जो है वहां पे कुछ डॉल्फिन देखी जाती हैं। हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में है, मतलब दे आर हाईली प्रोटेक्टेड। उसके अलावा इंडिया, दुनिया में और भी कई जगह पे फ्रेश वाटर डॉल्फिन पाई जाती है, जैसे चाइना के अंदर यांगजी जो रिवर है, यांगजी, वहां पे जो डॉल्फिन पाई जाती है उसका नाम है बैजी। हालांकि इसको अभी एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है बैजी को। उसके अलावा इंडस में, पाकिस्तान में जो है भूलन, वो भी एक फ्रेश वाटर डॉल्फिन है। अमेज़न रिवर के अंदर जो है बोटो उसको कहा जाता है, वो भी एक फ्रेश वाटर डॉल्फिन है। ये थोड़ा सा आपको नाम वगैरह इसके बारे में पता होना चाहिए, बाकी तो इसमें और कुछ है नहीं। बाकी इसको काफ़ी ज़्यादा शिकार किया जाता है, जो डैम्स वगैरह हम लोग बना देते हैं उसका भी काफ़ी नुकसान डॉल्फिन को लेके होता है। और हमारे यहाँ पे कई सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स भी चलाए गए हैं डॉल्फिन को लेके, जैसे शेड्यूल 1 के अंदर ऐड किया गया है, IUCN का एंडेंजर्ड स्टेटस में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, मतलब यहाँ पे भी हाईली प्रोटेक्टेड है। बाकी उसके अलावा हम लोगों ने नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया, डॉल्फिन सेंचुरी भी हम लोगों ने बनाई है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी बनाई है हम लोगों ने बिहार के अंदर। बिहार में जो पटना यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी हम लोगों ने गंगेटिक डॉल्फिन कंजर्वेशन को लेकर प्रोग्राम चला रखा है। कुछ साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ पे कुछ लोग डॉल्फिन को मार रहे थे। दैट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, इन लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। तो वो सारी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली चलती रहती हैं। इसी महीने अक्टूबर 5 को जो है नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे भी जो है मनाया जाता है। दोस्तों डॉल्फिन एक बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट एक एनिमल होता है, हाईली इंटेलिजेंट होता है। मतलब अगर आप बॉडी और ब्रेन के रेशो को देखो तो इंसान के बाद सबसे ज्यादा नेचर के अंदर बॉडी ब्रेन रेशो डॉल्फिन के अंदर पाया जाता है। बहुत इमोशनल होती हैं, बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, चीजों को समझती हैं, और ये काफी सोशल भी होती हैं, और चीजों को लर्न कर सकती हैं, और चीजों को लंबे समय तक रिमेंबर कर सकती हैं, मेमोराइज कर सकती हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो इस तरह के एनिमल को अगर आप हार्म करते हो, पहुंचाते हो, तो एक तरह से आप ये समझ लो कि आप इंसान को मार रहे हो अगर आप डॉल्फिन को मार रहे हो, क्योंकि इंसानों के बाद सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एनिमल वो इनको ही माना जाता है। चिंपैंजीज भी हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं। ये कोई छोटा सा आर्टिकल अगर आप चाह का मन करे तो पढ़ सकते हो, नहीं मन करना तो पढ़ना नहीं है। बेसिकली कंट्रोवर्सी हो रही थी थोड़ी सी, आसाम के अंदर एक म्यूजियम ओपन किया गया था जिसका नाम था मियाँ म्यूजियम। और मियाँ जैसे आपका मतलब मियाँ भाई, तो कई बार जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो है मियाँ भाई भी बोला जाता है मुस्लिम पीपल को। तो बात यह है कि जो बंगाली मुस्लिम्स हैं,
ठीक है, उनको असम के अंदर मियाँ कहा जाता है, मियाँ, बंगाली मुस्लिम्स को। और काफी लार्ज नंबर ऑफ बंगाली मुस्लिम्स वो असम के अंदर रहते हैं। ठीक है, कुछ असम के लोग उनको जो है इलीगल माइग्रेंट्स भी बोलते हैं, हालांकि दे आर नॉट इलीगल ऑफ कोर्स बिकॉज दे आर फ्रॉम बंगाल, बट उनकी एक अलग आइडेंटिटी होती है। तो जो मियाँ मुस्लिम्स हैं आसाम के अंदर, उनकी आइडेंटिटी को लेके, उनके इतिहास को लेके, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए आसाम के अंदर एक म्यूजियम ओपन किया गया था, मियाँ म्यूजियम, लेकिन कुछ लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया और उसको जो है बंद कर दिया गया है। इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल रीजन तो डेफिनेटली होंगे ही, ऑफ कोर्स, इसमें तो कोई डिनाई आप नहीं कर सकते हो। एक जो रीजन यहाँ पे दिया गया है वो ये है कि इस म्यूजियम को बनाने के लिए जो लैंड दी गई थी, वो लैंड प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी, अलॉट की हुई थी 2018 में। तो भाई जब आवास योजना के अंदर अलॉट हुई है तो वहां पे आवास बनाइए, वहां पे म्यूजियम बनाने के लिए थोड़ी आपको लैंड दी गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। बाकी पॉलिटिकल रीजन तो ऑफ कोर्स इसके साथ रहेंगे ही। तो देखिए इलेक्शन वगैरह के टाइम में क्या रहता है ना, हमारे यहाँ वही ब्रिटिश वाला सिस्टम चल रहा है। ब्रिटिश छोड़ के चले गए, उसके बाद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में आज भी उसी सिस्टम को फॉलो करती हैं, डिवाइड एंड रूल। कभी कास्ट के नाम पे, कभी रिलीजन के नाम पे, कभी रीजन के नाम पे, है ना। तुम हरियाणवी हो, तुम आउट ऑफ हरियाणा हो, तुम बिहार से हो, तुम आउट ऑफ बिहार हो, तुम मराठी हो, तुम आउट ऑफ मराठी हो। इस तरह की चीजें, डिवाइड एंड रूल, वोट बैंक पॉलिटिक्स बहुत चलती है। और मुझे नहीं लगता वोट बैंक पॉलिटिक्स के अलावा इंडिया में किसी और चीज ने इतना नुकसान किया है हमारी कम्युनिटी का, सोसाइटी का, जितना इसने किया। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए यार। ठीक है, सब एक हैं, सब इंडियन हैं, सब अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं नेशन बिल्डिंग में। और एक आम आदमी को क्या चाहिए यार? आम आदमी को शांति से अपने पेट में, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए भोजन चाहिए। शांति की जिंदगी जीना चाहते हैं तो उनको जीने दीजिए ना यार। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर देयर एंटी सुपरस्टिशन लॉज इन इंडिया? तो ये एक इंसिडेंट, बहुत खराब इंसिडेंट हुआ केरला के अंदर, जहां पे 2 लोगों की मार के हत्या कर दी गई। लेकिन वो ऐसे वैसे नहीं मारा भाई, वो ह्यूमन सेक्रीफाइस है, समझ रहे हो? बलि दी गई है, बलि 2 इंसानों की सुपरस्टिशन के चक्कर में, एक रिचुअल ट्रेडिशन को फॉलो करने के चक्कर में बलि दे दी गई है। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत रेयर इंसिडेंट हुआ है, ऐसा होता रहता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के तहत 2021 में 6 ह्यूमन सेक्रीफाइस के केस जो है इंडिया में देखे गए हैं। 2022 में इंडिया में 11 डेथ हुई थी ह्यूमन सेक्रीफाइस के। मतलब ये जो हम फिल्मों में और किताबों में पढ़ते हैं ना, बलि दी जाती है, बकरे की बलि तो सुना होगा, इंसानों की बलि भी भैया दी जाती है सुपरस्टिशन के चक्कर में। कभी दी जाती है बलि कि तुम्हारे घर पे लड़का पैदा होगा, कभी दी जाती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा धन दौलत मिलेगा। अलग अलग तरीके से बलियां दी जाती हैं। और इस ह्यूमन सेक्रीफाइस के अलावा एक और बहुत सुपरस्टिशन है, वो है विच क्राफ्ट। विचक्राफ्ट मतलब समझते हो ना, काला जादू। काला जादू को विचक्राफ्ट बोलते हैं। और इसमें विच हंटिंग भी होती है, विच हंटिंग। और ये बहुत ट्रेडिशन तो नहीं बोलूंगा, बहुत एंशिएंट प्रैक्टिस है विच क्राफ्ट और विच हंटिंग, काला जादू करना, ब्लैक मैजिक करना। उसके चक्कर में भी बहुत सारे डेथ होते हैं इंडिया में। 2021 में ही 68 डेथ के केस आए थे विच क्राफ्ट वाले। और सबसे ज्यादा विच क्राफ्ट के जो केस आते हैं वो छत्तीसगढ़ से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, तेलंगाना वगैरह से आते हैं। और इस तरह की सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस होती है कई बार। ठीक है, ह्यूमन सेक्रीफाइस भी हो जाता है, ऑल दैट, ब्लैक मैजिक के चक्कर में बहुत सारी डेथ वगैरह कर दी जाती हैं। तो उसको लेके इंडिया में सेंटर में कोई ऐसा कानून नहीं है, देयर आर नो सेंट्रल लॉज एक्सक्लूसिवली। तो ये स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट्स के अंदर कानून है। छत्तीसगढ़ के अंदर एक कानून पास किया गया, उसके अलावा कई सारे स्टेट्स के अंदर जो है कानून पास किया। बिहार में सबसे पहली बार 1999 के अंदर एक द प्रिवेंशन ऑफ द विच डायन कहा जाता है ना, विच को डायन कहा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ द विच डायन प्रैक्टिस एक्ट, वो तो 1999 के अंदर आया था, जिसमें आपके ऊपर 1000 रुपए का फाइन लगाया जा सकता है, 3 महीने की जेल हो सकती है। झारखंड में फिर 2001 के अंदर प्रिवेंशन ऑफ द विच डायन प्रैक्टिस एक्ट हुआ। फिर छत्तीसगढ़ के अंदर 2005 में, और फिर बाकी महाराष्ट्र में, उड़ीसा में इस तरह की चीजें हुई। महाराष्ट्र में आपको पता ही है कि कुछ साल पहले कितना हाई प्रोफाइल केस हुआ था 2013 में। वहां पे एक मिस्टर डॉक्टर दामोदर दाभोलकर हुआ करते थे, जो एंटी सुपरस्टिशन एक्टिविस्ट थे, उनको ही मार दिया गया। उसके बाद फिर महाराष्ट्र में भी एक एंटी विचक्राफ्ट और सुपरस्टिशन एक्ट लेके आया गया। बाकी सेंटर में इस तरह का कोई कानून नहीं है, बट दीज आर द प्रैक्टिसेस जो हजारों सालों से चल रही हैं और अभी भी बहुत प्रेवलेंट है। कभी बिल्कुल सरेआम होती हैं, कभी छुप छुपा के होती हैं। तो इस तरह की चीजें डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए।
और सुपरस्टिशन हमारी सोसाइटी में भरा पड़ा है, बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो काम खराब हो जाएगा, है ना, ये वो सब करके रहता है, बहुत बहुत सुपरस्टिशन है। एनीवेज, आप बताइए कोई आपके वहां पे ऐसा सुपरस्टिशन हो, और आप अगर किसी सुपरस्टिशन में बिलीव करते हो तो आप भी बता सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं भैया। तो इलेक्शन कमीशन की एक 2 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें दुनिया के बहुत सारे इलेक्शन कमिश्नर जो हैं पार्टिसिपेट करने वाले हैं, या फिर ये कह लीजिए कि वहाँ की जो चीफ इलेक्शन बॉडीज हैं वो पार्टिसिपेट करने वाली हैं। वो इंडिया में आएंगी, अभी आज से शुरू हो जाएगा वो, आज और कल, मतलब मंडे और ट्यूसडे 2 दिन चलेगा। तो जो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं बेसिकली राजीव कुमार जी, वो अभी उसको इनॉग्रेट करने वाले हैं। तो ये पूरे का पूरा मामला है। हम लोगों ने ग्रीस को भी इनवाइट किया है, मॉरिशस को इनवाइट किया है, उसके अलावा हम लोगों ने यूएनडीपी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, ये एक इंटरनेशनल एनजीओ टाइप का है, 1995 में इसका एस्टेब्लिश किया गया था। इनको भी हम लोगों ने बुलाया है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि लास्ट ईयर जो है डेमोक्रेसी समिट भी किया गया था अमेरिका के द्वारा। ये एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जिसमें 400-500 मिलियन के आसपास कुछ पैसा भी यहाँ पे दिया गया था अमेरिका के द्वारा, दुनिया भर में डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस को प्रमोट करने के लिए, ह्यूमन राइट्स वगैरह को प्रमोट करने के लिए। तो उसके बाद जो है अभी इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ गई है, बिकॉज इंडिया जो है वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस इनिशिएटिव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्टॉकहोम के अंदर है। तो ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा आपको पता होना चाहिए, 1995 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। बाकी तो इसमें कुछ खास है नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर आपको बताता चलें तो हमारा जो आर्टिकल 324 है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश करता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रॉपर आर्टिकल उसके लिए बना हुआ है। 1989 तक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, लेकिन 89 के अंदर जो है 2 और को ऐड कर दिया गया, तो अभी वो 3 जो है वो 3 लोग वहां पे हैं। क्योंकि 1989 के अंदर जो वोटिंग एज है वो हम लोगों ने 21 से रिड्यूस करके उसको 18 कर दिया था, तो वर्कलोड बढ़ गया था, तो इसलिए उसको 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया था। हालांकि फिर बाद में 1991 और 1993 में फिर से उसको सिंगल बॉडी बना दिया गया था, बट 1993 के बाद दोबारा से आज तक अभी वो 3 मेंबर कमेटी ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। और जहां तक वोट के बारे में बताता चलूं आपको, तो देखो ये मेरा ही हाथ है और ये जो मैं पीछे देखो प्रेजेंटेशन भी बना रखी है ना पिछले वाली स्लाइड की, तो प्रेजेंटेशन बनाते हुए, क्योंकि कल मेरे यहाँ पे भी इलेक्शन था, तो मैं अपने गांव गया था और वहाँ पे जो ये जिला परिषद और ब्लॉक समिति के इलेक्शन हो रहे थे। अभी 2 तारीख को जो है वो ग्राम सभा के पंचायत वाले इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसको वोट देने भी जाऊंगा। बड़ा अच्छा फील होता है अगर आप वोट करते हो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर आप पार्टिसिपेट करते हो, बहुत प्राउड फील होता है। नेशन बिल्डिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन बोलने वाली बात नहीं है, जाओगे ना वोट करोगे आपको खुद पता चलेगा कि कितनी अच्छी जबरदस्त प्रोसेस है, एक अलग सी फीलिंग आती है आपको। खैर, तो अगर आपने वोट किया है तो आप खुद अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, आपने जब पहली बार वोट किया था कैसा फील हुआ था। और अगर किसी ने नहीं किया तो प्लीज मौका मत छोड़ा करो, वोट किया करो। तो वही कुछ है यहाँ पे। और इनका जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है और 65 इयर्स की एज तक रह सकते हैं, उसके बाद रीअपॉइंटमेंट उनकी नहीं होती है। वो कुछ चीजें यहाँ पे हैं। और ये जो तीनों इलेक्शन कमिश्नर होते हैं बेसिकली उनके पास इक्वल पावर होती है, उनकी सैलरी वगैरह अलाउंस वगैरह सब इक्वली होता है, उसमें ज्यादा फर्क होता नहीं है। और न्यू दिल्ली के अंदर भैया इसका सेक्रेटेरिएट है, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब द टर्म्स ऑफ द मेंबर, वो टर्म्स वगैरह के बारे में नहीं बताता है। बाकी ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो डेफिनेटली लक्ष्मीकांत जो आपके स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, लक्ष्मीकांत में जाके अच्छे से हर चीज के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हल्का फुल्का। तो बहुत जबरदस्त एक अचीवमेंट है बेसिकली इंडिया की। तो एयरबस जो है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से मानी जाती है, वो डिफेंस के लिए भी और सिविलियन पर्पस के लिए भी भैया एयरक्राफ्ट बनाती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एयरबस यूरोप से बाहर निकला है। इंडिया इज द कंट्री, फर्स्ट कंट्री आउट ऑफ यूरोप जहां पे एयरबस ने अपना बेस बनाया है एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। और दोस्तों वो सिर्फ मैन्युफैक्चर ही नहीं करेंगे बल्कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करने वाले हैं, और ये लगाया जाएगा गुजरात के वडोदरा के अंदर। तो ये सबके लिए बहुत बड़ी न्यूज है। तो वो किसे मैन्युफैक्चर करेंगे? C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, और ये इन्होंने किया है टाटा कंपनी के साथ मिलकर। तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज है। टाटा की जो फर्म है जो कि एयरक्राफ्ट बनाती है डिफेंस सेक्टर में,
उसके साथ मिलकर ये लोग बनाने वाले हैं। कितने बनाएंगे कितने नहीं बनाएंगे उसके बारे में भी प्रॉपर डिसाइड नहीं किया गया है, बट ये बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आगे आने वाले 20, 30, 50 सालों तक इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दिया है। और ये जो एयरक्राफ्ट है फिलहाल तो वो डिफेंस पर्पज के लिए बनाएंगे, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है सिविलियन पर्पज के लिए भी बना सकते हैं। तो एक बहुत जबरदस्त चीज है हमारे लिए ये। और ये हेलीकॉप्टर ये एयरक्राफ्ट वगैरह इतने एडवांस होते हैं कि भैया रात में भी काम कर सकते हैं, हर ऑल्टीट्यूड के ऊपर काम कर सकते हैं। एक बार में 71 ट्रूप्स को और 50 पैरा ट्रूपर्स को जो है वो लेके जा सकते हैं। लॉजिस्टिक ऑपरेशन वगैरह बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बहुत जबरदस्त और बहुत ही एडवांस है। तो डेफिनेटली एक हमारे लिए बहुत अचीवमेंट की बात है। इंडिया एक ऐसा कंट्री बना है तो हमारा डिफेंस सेक्टर डेफिनेटली ग्रो करेगा आने वाले टाइम में। पिछले जब हम लोगों ने एनालिसिस किया था सैटरडे को, तो वहां पे आपसे एक सवाल पूछा था, ठीक है, वो था मिशन इंद्रधनुष के बारे में। तो मिशन इंद्रधनुष का क्वेश्चन 2016 यूपीएससी में पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाता है इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड द प्रेग्नेंट वीमेन। तो जिसमें बेसिकली वैक्सीन दी जाती है, ठीक है, ये है पूरा प्रोजेक्ट। बाकी आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप डेफिनेटली इसको भी अलग से जाके पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता। एक बेसिकली एडिटोरियल है, क्योंकि केरला के अंदर क्या हुआ ना, केरला के अंदर एक कंट्रोवर्सी चल रही है, जहां पे केरला के जो गवर्नर है मिस्टर आरिफ मोहम्मद, वो भैया बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, वो वहाँ के सीएम के साथ पंगा लेते रहते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी के चांसलर्स के साथ पंगा लेते रहते हैं। तो बहुत इश्यूज उनके तरफ से हो रहे हैं। अभी थोड़े समय पहले उन्होंने एक ट्वीट भी करके कहा था कि अगर उनका मूड खराब हो गया तो वो मिनिस्टर्स को हटा सकते हैं उनके पद से। अरे भैया, गवर्नर के पास ये पावर थोड़ी होती है हटाने की। और छोड़िए, एक स्टेप आगे चले गए, उन्होंने वहां के चीफ मिनिस्टर से, केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको लेटर लिखा और उनको ये कहा कि भाई ये जो फलाने मिनिस्टर इनको हटा दो, बिकॉज दे डू नॉट एंजॉय माई प्लेजर। क्योंकि आर्टिकल 164(1) कॉन्स्टिट्यूशन के ये लिखा हुआ है दैट अ मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अगर आप इस लाइन का मतलब देखो ना, तो ये कहता है कि जब तक गवर्नर का प्लेजर है, मतलब जब तक गवर्नर का आशीर्वाद है, तब तक वो मिनिस्टर अपने पद पे रह सकता है। लेकिन जैसे ही उनके सर से हाथ उठा तो मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। ये आर्टिकल 164(1) कहता है। गॉट माय पॉइंट? बट यहां पे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। देखिए आर्टिकल 163 क्या कहता है? कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट एड एंड एडवाइज द गवर्नर। मतलब गवर्नर इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकता भाई। गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस के ऊपर ही काम करना पड़ता है। तो वो जो प्लेजर वाली बात है ना, वो विद टर्म्स एंड कंडीशन है। उनके मन की मर्जी नहीं होती है। गवर्नर तब तक किसी मिनिस्टर को नहीं हटा सकते जब तक चीफ मिनिस्टर उनको हटाने के लिए नहीं बोलता है। तो ये तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। द फंक्शन ऑफ द अपॉइंटेड गवर्नर इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द पॉलिसीज ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड नॉट वाइस वर्सा। मतलब गवर्नर गवर्नमेंट के कहने पे काम करेंगे, गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे काम करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर के कहने पे काम नहीं करेंगे। ये है इस लाइन का मतलब। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखो ये क्या कहता है, द आर्टिकल इंप्लाइज, मतलब जिस आर्टिकल की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट गवर्नर इज ओनली ए टिट्यूलियर हेड। वो सिर्फ नाम मात्र के हेड होते हैं भैया गवर्नमेंट के। असली काम तो चीफ मिनिस्टर ही करते हैं, ठीक है। गवर्नर कैन नॉट एक्ट अगेंस्ट द कैबिनेट। बट फिर भी वैसा क्यों कह रहे हैं, ये अपने आप में ही बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। क्यों कह रहे हैं पता नहीं। तो जब गवर्नर की पावर के बारे में बात आती है तो ये सवाल इंडिया में बहुत सालों से उठाया जा चुका है। बहुत सारे कमीशन भी इसके लिए बनाए जा चुके हैं। कैबिनेट पार्लियामेंट के अंदर 4 नवंबर 1948 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बी आर अम्बेडकर जी ने गवर्नर के बारे में कुछ कहा था। उन्होंने गवर्नर को और प्रेसिडेंट को, तो जब गवर्नर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं और प्रेसिडेंट की, क्योंकि दोनों की लगभग सेम ही पावर होती है सेंट्रल स्टेट के अंदर, तो क्या कहा था अम्बेडकर जी ने? अम्बेडकर जी ने कहा था कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस टेंडर्ड बाय हिम बाय एनी ऑफ द सेक्रेटरीज। जैसे भी हम लोगों ने किया था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, जो सेक्रेटरीज होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट उनकी बात माने या ना माने ये उनकी मर्जी होती है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन विल बी जनरली बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्टर्स। और ऐसा ही गवर्नर के लिए भी अप्लाई होता है, प्रेसिडेंट के लिए और उसके लिए, दोनों के लिए ही अप्लाई होता है।
प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कैन डिसमिस एनी सेक्रेटरी, बट इंडिया में प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कैन नॉट डिसमिस एनी मिनिस्टर जस्ट बाय हिज ओन डिस्क्रिशन. If there is no proposal from the chief minister, then governor cannot dismiss any minister. तो ये उन्होंने बोला था और बाद में बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई हैं जिसमें यही कहा गया है, वो सारी चीजें हैं. तो क्या गवर्नर अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं. देयर आर एक्चुअली टू टाइप ऑफ डिस्क्रिशन. डिस्क्रिशन का मतलब होता है भाई अपनी मर्जी से काम करना. एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन और एक होता है सिचुएशनल डिस्क्रिशन. कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है कि भाई जैसे अगर प्रेसिडेंट के लिए कोई बिल को कंसिडरेशन करना है तो वो उसको रिजर्व कर सकता है गवर्नर. एक चीज मेरे थोड़ा भूल गया हूं, मेरे दिमाग से निकल गई है. आप ये बताइए कि वो कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल के तहत गवर्नर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व कर सकते हैं. बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, मेरे भी याद आ जाएगा, आपकी भी हेल्प हो जाएगी. ठीक है. और स्टेट के अंदर अगर प्रेसिडेंट रूल वगैरह लगाना है तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होती है. बाकी कुछ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं, आसाम के अंदर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर शेड्यूल 5 में, वहां पे भी कुछ पावर होती हैं गवर्नर की. ठीक है. बट देयर आर सम कंडीशनल डिस्क्रिशन ऑल्सो. ठीक है. और इस देखिए जो सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है, यहां पे गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मानना जरूरी नहीं होता, बाकी उनको बात माननी पड़ती है. क्या क्या होता है जैसे, क्योंकि सीएम को अपॉइंट करने की पावर गवर्नर के पास होती है. अब सीएम कौन सी पार्टी से बिलोंग करेगा, ये बड़ी जो है इंपॉर्टेंट चीज है. मान के चलिए इलेक्शन हो गए और कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आई, उस केस में गवर्नर की डिस्क्रिशन होती है सीएम को अपॉइंट करना. ठीक है. हालांकि बाद में वो जो मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ती है हाउस, वहां पे हाउस में, बट एनीवेज उसको चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं गवर्नर. अगर सीएम की डेथ हो जाती है और उनका कोई सक्सेसर नहीं है, उस केस में भी जो है ये अपॉइंट कर सकते हैं. ठीक है. अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्फिडेंस का खत्म हो चुका है, अगर मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह आ गया है एंड दे डू नॉट एंजॉय एनी मेजोरिटी एनी मोर, उस केस में भी गवर्नर कैन डिसमिस देम. ठीक है. तो ये कुछ यहाँ पे कंडीशंस होती हैं. ठीक है. और गवर्नर को कंसल्ट करना पड़ता है भैया चीफ मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट की डायरेक्टिव्स पे एक्ट करने से पहले. ठीक है. तो ये कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन होती हैं, कुछ हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होती हैं. आई होप थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा. ये क्योंकि स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है, एज सच कोई करंट अफेयर का पार्ट नहीं है. तो लक्ष्मीकांत आपके लिए बहुत एक हैंडी बुक है, आप जाके लक्ष्मीकांत को यहाँ पे रेफर कर सकते हैं. तो पढ़ते रहिए धीरे धीरे, थोड़ा समय लगता है, मेहनत लगती है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज जो वर्थ होती है वो आपको आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है. तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा. जिंदगी में त्याग, संघर्ष जब तक नहीं करोगे तो तब तक आपको ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो वर्थ होती है, क्योंकि जितनी चीज वर्थ होती है उतना ही बड़ा सैक्रिफाइस और स्ट्रगल भी उसका होता है. तो लगे रहिए, धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट होता रहेगा. मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको आएगा भी नहीं और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक दिन में चीजें समझ में आने लगेगी तो फिर स्ट्रगल खत्म हो जाता है. लेकिन समय लगेगा, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, इंप्रूवमेंट करते रहिए. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. जय हिंद. ऑल द बेस्ट.